मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन रेल्म बढ़ाना होगा। विक्रम ने एक हल्की सांस छोड़ी। उसकी सोल पहले ही उसके कल्टीवेशन से 2 प्रमुख रेल्म्स आगे निकल चुकी थी। अगर उसने इसे जल्दी नहीं बढ़ाया तो उसकी फिजिकल बॉडी उसकी सोल का दबाव नहीं सह पाएगी। उसने अपना सिर हिलाया। विक्रम अपना मुख्य काम नहीं भूला था और उसने तुरंत वह चाबी निकाल ली जो उसे इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन से मिली थी। जैसे ही वह चाबी इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के अंदर आई, उससे एक तेज खिंचाव महसूस होने लगा। तो यह सच में यही है। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन की चाबी विदर्ड इमोर्टल पावर का इस्तेमाल करके मिली थी। अगर इस इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में कोई चाबी थी तो वह यकीनन इसी तरह का खिंचाव पैदा करती। अभी जो खिंचाव महसूस हो रहा था उसका साफ मतलब था कि इस इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के अंदर वाकई एक दूसरी चाबी मौजूद है। वह तुरंत चाबी के खिंचाव की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अगर इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन की चाबी इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन को कंट्रोल कर सकती थी तो उसे पूरा यकीन था कि इस इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन की चाबी भी ठीक वैसा ही काम करेगी। इसलिए उसे फिलहाल उस व्हाइट हेयर्ड यूथ को खोजने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना पूरा ध्यान इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन की चाबी के खिंचाव का पीछा करने पर लगा दिया। उसने गिनती नहीं की कि वह कितने फ्लोर्स ऊपर चढ़ चुका है। कुल मिलाकर करीब 15 मिनट तक पीछा करने के बाद उसे दूसरी चाबी की लोकेशन मिल गई। यह इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन का सबसे ऊपरी फ्लोर लग रहा था। उसके सामने एक विशाल हॉल था जिसके बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी और उस गोल मेज के ठीक ऊपर हवा में एक चाबी तैर रही थी। स्नैप! विक्रम ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक अनदेखी एनर्जी की दीवार ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन नतीजा वही रहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वाह वाह! उसी वक्त इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन की चाबी से उस ग्रे गोल्ड डॉल के रोने की आवाजें आने लगीं। विक्रम उसका मतलब समझ गया। क्या तुम यह कह रही हो कि मुझे इस चाबी को हासिल करने के लिए तुम्हारी ही तरह विदर्ड इमोर्टल पावर की एक झलक का इस्तेमाल करना होगा? वाह वाह! उस ग्रे गोल्ड डॉल ने हामी भरते हुए इशारा किया। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। उसे बात समझ आने लगी थी। विदर्ड इमोर्टल पावर यकीनन एक टेस्ट था जो उस इमोर्टल ने खास तौर पर यहां सेट किया था। किसी को भी विदर्ड इमोर्टल पावर हासिल करने के लिए काफी सारे विदर्ड बीस्ट्स को मारना पड़ता और मरने के बाद उनसे निकलने वाली एनर्जी को फ्यूज करना होता। किसी खजाने वाली जगह में घुसने के बाद कोई भी इसका इस्तेमाल चाबी खोजने और हासिल करने के लिए कर सकता था। इस तरह से देखा जाए तो हर खजाने वाली जगह के आसपास इकट्ठा हुए विदर्ड बीस्ट्स भी उस इमोर्टल ने जानबूझकर छोड़े थे ताकि हर किसी को विदर्ड इमोर्टल पावर को फ्यूज करने का जरिया मिल सके। लेकिन इससे पहले किसी ने शायद इस बारे में सोचा ही नहीं था। सच कहा जाए तो किसी ने उन विदर्ड बीस्ट्स की एनर्जी को फ्यूज करने के बारे में ख्याल भी नहीं किया था। विक्रम ने कंधे उचकाए। यह तो सिर्फ इमोर्टल मास्टर हेवनली आई होने की वजह से था कि उसे एक हिंट मिल गया, वरना वह खुद मानता था कि उसने भी उस विदर्ड एनर्जी को फ्यूज करने के बारे में नहीं सोचा होता। इस इमोर्टल ने वाकई बड़ी मेहनत की है। वे शायद अपनी लेगेसी के लिए एक बहुत ही बारीकी से काम करने वाला और चालाक उत्तराधिकारी खोजना चाहते थे, है ना? विक्रम ने अपने सामने तैरती चाबी को देखा और सोचा, भले ही मैंने इसे अपनी गोल्डन फिंगर का इस्तेमाल करके हासिल किया है, फिर भी मैं सारी शर्तें पूरी करता हूं। फिक्र मत करो, एक बार तुम्हारी लेगेसी मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा। फिर उसने विच इमोर्टल स्टाफ के स्टाफ स्पेस से विदर्ड एनर्जी निकाली और फ्यूजन शुरू कर दिया। उसने इससे पहले इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में जो बीस्ट्स मारे थे और इमोर्टल डेस्टिनी मैंशन पर फ्यूजन से जो बचा था, वे दोनों मिलकर एक और पावर की झलक बनाने के लिए काफी थे। बज बज जल्द ही एक ग्रे गोल्ड रोशनी तेजी से उठी और इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन से बाहर की तरफ फैल गई। उसने पूरे आसमान को ढक लिया और एक बार फिर चौंकाने वाली घटनाओं की लहर पैदा कर दी। एक और नजारा, एक महान खजाना, पक्का कोई महान खजाना सामने आया है। इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन या इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन है। कई कल्टीवेटर्स
जो पहले ही नदी की घाटी के करीब पहुंच चुके थे, इस नजारे को देखकर जोश से भर गए। जैसे ही उन्होंने उस अंडरग्राउंड गुफा के अंदर विशाल इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन को देखा, सभी कल्टीवेटर्स पागल हो गए और एक एक करके अंदर घुसने लगे। पास ही एक छोटी सी गुफा के अंदर तारा यह सब देख रही थी। उसने सागर को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और उसने दोबारा उस खास तौर पर बनाए गए साउंड ट्रांसमिशन स्टोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह देखकर कि वह अभी भी कोई मैसेज नहीं भेज पा रही है, उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने आगे और कोशिश नहीं की। उसे विक्रम की फिक्र नहीं थी। आखिरकार उसकी ताकत सबके सामने थी। अब वह सिर्फ एक ही काम कर सकती थी और वो था इंतजार। इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के अंदर वाह वाह! अपने सामने उस नई बनी ग्रे गोल्ड डॉल को देखकर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। इस विदर्ड इमोर्टल पावर का रूप बिल्कुल किसी नेसेंट सोल जैसा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी इमोर्टल पावर ऐसी ही दिखती हो? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, नई बनी विदर्ड इमोर्टल पावर की डॉल सामने तैरती चाबी में मिल गई। उसने दोबारा अपना हाथ बढ़ाया। क्लिक! उसने चाबी को कसकर पकड़ लिया। इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन, अंतरिक्ष का जादुई हथियार। उसके दिमाग में एक झटका सा लगा जब चाबी से भारी मात्रा में जानकारी उसके अंदर बहने लगी। कमाल है! वह सब पढ़ने के बाद विक्रम हैरान होकर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। एक स्पेस आर्टिफैक्ट! यह विशालकाय इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन असल में विच इमोर्टल स्टाफ जैसा ही एक स्पेस आर्टिफैक्ट था, जो जिंदा लोगों को भी अपने अंदर रख सकता था। और सबसे बड़ी बात, यह इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन अपना आकार बदल सकता था, सिकुड़कर एक छोटे से पेंडेंट जितना बन सकता था। और इन सबको कंट्रोल करने वाली चीज उसके हाथ में मौजूद चाबी थी। चाबी हाथ में होने से वह सीधे इस विशाल इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन को अपने साथ ले जा सकता था। विक्रम का चेहरा खुशी से चमक उठा। भले ही उसके पास पहले से विच इमोर्टल स्टाफ था, लेकिन वह सागर की चीज थी। उसने सिर्फ इसे उधार लिया था, वह इसका मालिक नहीं था। इस इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन को असल मायने में उसका पहला विशाल स्पेस आर्टिफैक्ट कहा जा सकता था। फ्यू! एक लंबी सांस लेते हुए विक्रम ने अपने सामने उभरने वाली तस्वीरों को एक एक करके चेक किया। इस वक्त वह पूरे इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के हर एक सीन पर नजर रख सकता था। इतने सारे लोग! इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में कुल मिलाकर 32 फ्लोर्स थे। विक्रम ने अपनी नजर दौड़ाई और शुरुआती कुछ फ्लोर्स की तस्वीरों में कई कल्टीवेटर्स को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके और उस व्हाइट हेयर्ड यूथ के अंदर आने के बाद और भी कई लोग अंदर आ गए थे। फिलहाल ये कल्टीवेटर्स अलमारियों और संदूकों को खंगाल रहे थे और कुछ तो पहले और दूसरे फ्लोर पर खजानों के लिए आपस में लड़ भी रहे थे। विक्रम की भौहें तन गईं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने सीधे टेलीपोर्टेशन चालू किया, उन लोगों को अलग अलग किया और उन्हें पवेलियन के अंदर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। फिर उसने बैरियर एक्टिवेट किया और उन्हें कुछ देर के लिए अंदर लॉक कर दिया। वे एकांतवास में रहकर अपनी गलतियों पर विचार कर सकते थे। वे किसी और की जगह पर आकर ऐसे ही लड़ना कैसे शुरू कर सकते थे। उन्हें चोट लगती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वे उसके खजानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जब उसने स्कैन करके देखा कि खजाने रखने की सारी जगहें एकदम सुरक्षित हैं, तो आखिरकार वह मुस्कुराया। उसे पहले अजीब लगा था कि इमोर्टल डेस्टिनी मेंशन की तरह इस चाबी के आसपास खजानों का ढेर क्यों नहीं था। अब देखते हुए उसे समझ आया कि खजाने असल में 32 फ्लोर्स के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए थे। उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने ऊपरी फ्लोर्स की तस्वीरों की तरफ देखा। वह कहाँ है? लेकिन एक तेज स्कैन करने पर भी उसे उस व्हाइट हेयर्ड यूथ का अक्स कहीं नहीं देखा। विक्रम एक पल के लिए हैरान रह गया। दूसरा व्यक्ति साफ तौर पर उससे एक कदम पहले अंदर आया था। वह कैसे? उसने कुछ सोचा। उसने ध्यान से स्कैन करना शुरू किया। जल्द ही 15वें फ्लोर के एक कमरे में, जहां कल्टीवेशन टेक्निक के स्क्रॉल रखे थे, उसने देखा कि कई स्क्रॉल हवा में गायब हो रहे थे। इनविजिबिलिटी का अच्छा इस्तेमाल। विक्रम ने हल्की सी हंसी छोड़ी और सीधे 15वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गया। एक शेल्फ के पास आकर उसने शांति से उस शेल्फ को देखा, जहां से स्क्रॉल एक एक करके गायब हो रहे थे।
चीजें चुराना कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। ये सुनकर वह व्हाइट हेयर्ड यूथ, जो अभी गायब होकर शेल्फ से स्क्रॉल इकट्ठा कर रहा था, झटके से जम गया। उसने अपना सिर घुमाया और विक्रम को देखा। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। यह लड़का यहां कैसे आ सकता है? जब वह यहां आया था, उसने पक्का किया था कि वहां कोई नहीं था। बिना कुछ सोचे व्हाइट हेयर्ड यूथ सीधा कमरे से बाहर भागने लगा। यह देखकर विक्रम ने उसका पीछा नहीं किया। उसने दूसरे की लोकेशन लॉक की और टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड वह कमरे के बाहर गलियारे में दिखाई दिया। व्हाइट हेयर्ड यूथ ने उसे अचानक अपने सामने प्रकट होते देखा तो उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। उसका चेहरा झटके से पीला पड़ गया। तुम पा! विक्रम ने व्हाइट हेयर्ड यूथ के घुटने पर जोरदार लात मारी। आह! एक दर्दनाक चीख के साथ व्हाइट हेयर्ड यूथ तुरंत दिखाई देने लगा और दर्द से अपना घुटना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। व्हाइट हेयर्ड यूथ, रेल्म, पीक गोल्डन कोर स्टेज फिजिकल बॉडी, हाई ग्रेड ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट, फिजिकल टैलेंट, कंसीलमेंट, अपनी ऊर्जा और ऑरा को पूरी तरह छिपा सकता है। इक्विपमेंट, इनविजिबिलिटी क्लॉक, पारदर्शी क्रिस्टल से बना, इसे पहनने के बाद इंसान अदृश्य हो जाता है। कल्टीवेशन टेक्निक्स और बैटल स्किल्स, ट्रांसपेरेंट फोर्स फार्मूला, हिडन स्टेप, कमजोरी, औसत लड़ाई की ताकत। एक बार छिपने में नाकाम होने पर इसकी ताकत काफी कम हो जाती है। इनविजिबिलिटी क्लॉक, विक्रम ने एक भौं उठाई। उसने सोचा था कि इनविजिबिलिटी उसका टैलेंट है, लेकिन यह तो एक चोगे की मदद से था। उसने तुरंत दूसरे के शरीर से इनविजिबिलिटी क्लॉक फाड़कर उतार लिया। नहीं! व्हाइट हेयर्ड यूथ घबरा कर चिल्लाया। उसकी स्पिरिचुअल ऊर्जा एकदम से फूट पड़ी। पा! विक्रम ने तुरंत उसकी भड़कती स्पिरिचुअल ऊर्जा को कुचल दिया और साथ ही इनविजिबिलिटी क्लॉक को खींचकर खुद पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसे महसूस हुआ कि एनर्जी की एक पतली सी परत उसकी त्वचा को ढक रही है। अपने शरीर को देखकर वह पहले ही एक पारदर्शी, अदृश्य स्थिति में जा चुका था। बढ़िया चीज है। विक्रम की भौहें तन गईं। अपनी ऑरा को दबाने के लिए इस इनविजिबिलिटी क्लॉक को पहनकर वह आसानी से कई जगहों पर चुपके से घुस सकता था। व्हाइट हेयर्ड यूथ की उंगलियों पर मौजूद स्टोरेज रिंग्स की कतार को देखते हुए विक्रम ने आगे बढ़कर उन सबको निकाल लिया। उनके अंदर से उसे सन मून स्पिरिट लिक्विड मिला, जिसे अभी चुराया गया था, और इसके अलावा भी कई अच्छी चीजें थीं। हम्मा! मेडिसिनल पिल्स की एक बोतल को देखकर विक्रम की भौहें तन गईं। नैसेंट सोल पिल! उसे पिछले 2 सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग के दौरान एक मिली थी और उसने इसे बाद में अपने नैसेंट सोल स्टेज के ब्रेक थ्रू के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी एक और मिल जाएगी। स्टोरेज रिंग्स में मौजूद कई चीजों को स्कैन करते हुए विक्रम ने व्हाइट हेयर्ड यूथ की तरफ देखा। ऐसा लगता है तुम एक आदतन चोर हो। व्हाइट हेयर्ड यूथ चुप रहा। उसे पता था कि सालों से इकट्ठा किए गए उसके खजाने अब उसके पास नहीं रह सकते। अपने दांत पीसते हुए उसने विक्रम से मिन्नत की, मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे दूंगा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे बस जिंदा छोड़ सकते हो? ये चीजें मेरी हैं, मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने रूखेपन से कहा। व्हाइट हेयर्ड यूथ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अचानक कुछ सोचकर उसने जल्दी से कहा, मुझे एक बहुत बड़ा राज पता है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। राज? विक्रम हैरान रह गया। व्हाइट हेयर्ड यूथ ने धीमी आवाज में कहा, यह राज थाउजेंड सी आइलैंड का नाम मिट्टी में मिला सकता है और उन्हें बर्बाद कर सकता है। ओह! विक्रम की भौहें फड़कीं। यह देखकर कि उसे दिलचस्पी है, व्हाइट हेयर्ड यूथ ने तुरंत लोहा गर्म देखकर वार किया। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी और अपना एक हाथ सीधे व्हाइट हेयर्ड यूथ के सीने पर रख दिया। पा! व्हाइट हेयर्ड यूथ बिल्कुल चकमा नहीं दे सका। उसे बस ऐसा लगा जैसे कुछ उसके सीने में दबा दिया गया हो। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस एक छोटी सी ट्रिक जो तुम्हारे दिल को एक पल में उड़ा सकती है, विक्रम ने बेपरवाही से कहा। तुम? व्हाइट हेयर्ड यूथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिक्र मत करो, जब तक तुम ईमानदार और आज्ञाकारी रहोगे तुम्हारा दिल कभी नहीं फटेगा,
विक्रम ने अपने हाथ झाड़े और कहा, अब मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ और उस राज के बारे में जिसका तुमने अभी जिक्र किया था। व्हाइट हेयर्ड यूथ का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। वह सच में विक्रम से मरने मारने पर उतारू होना चाहता था, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत की कमी थी। आखिरकार उसने बताना शुरू किया, मेरा नाम जयदीप है और मैं साउथ स्टार प्रीफेक्चर में कोल्ड स्नेक हॉल का एक एल्डर हूं। सुनते हुए विक्रम की भौहें हल्की सी ऊपर उठीं। साउथ स्टार प्रीफेक्चर में थाउजेंड सी आइलैंड एक बेताज बादशाह था और बाकी सारी ताकतें उसके अधीन थीं। यह कोल्ड स्नेक हॉल एक ऐसी ताकत थी जिसे थाउजेंड सी आइलैंड की मातहत ताकतों में टॉप 3 में रखा जा सकता था। जयदीप सिर्फ दिखावे के लिए कोल्ड स्नेक हॉल में शामिल हुआ था। अंधेरे में उसकी एक और मशहूर पहचान थी, साउथ स्टार ग्रेट थीफ। अपने पैदाइशी कंसीलमेंट टैलेंट और इनविजिबिलिटी क्लॉक के दम पर वह नेसेंट सोल स्टेज का सामना करते हुए भी पकड़े जाने से बच सकता था। इस खूबी के साथ पूरे साउथ स्टार प्रीफेक्चर में छोटी बड़ी लगभग सारी ताकतों के यहां वह हाथ साफ कर चुका था। इसीलिए दुनिया ने उसे यह नाम दिया था। संयोग से वह थाउजेंड सी आइलैंड के इलाके में घुस गया था। वह असल में यह देखना चाहता था कि क्या उसे थाउजेंड सी आइलैंड का खजाना मिल सकता है। नतीजे में उसे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा राज जरूर पता चल गया। तुम कह रहे हो कि थाउजेंड सी आइलैंड डेमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिला हुआ है? जयदीप की बात सुनते ही विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। हां, जयदीप ने पूरे भरोसे के साथ सिर हिलाया और कहा, उस वक्त थाउजेंड सी आइलैंड के इलाके के एक खास आइलैंड पर मैंने खुद अपनी आंखों से थाउजेंड सी आइलैंड के सेकंड एल्डर को डेमोनिक कल्टीवेटर्स के एक ग्रुप से संपर्क करते देखा था। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वे डेमोनिक कल्टीवेटर्स थे? जयदीप ने कहा, उस वक्त मैं उस आइलैंड की तलाशी ले रहा था। मैं इत्तेफाक से एक आंगन से गुजरा और मैंने थाउजेंड सी आइलैंड के सेकंड एल्डर को छुपकर कुछ लोगों के ग्रुप से मिलते हुए देखा, जिसके बाद वे कहीं निकल गए। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने छुपकर उनका पीछा किया। मैं उनके पीछे पीछे एक गुफा तक गया। उस गुफा के अंदर कई लोग बंधे हुए थे। साथ ही समुद्र के नीचे रहने वाली कुछ प्रजातियां भी थीं, जैसे मेयरफोक। मेयरफोक? विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत सुहानी के परिवार वालों की याद आ गई। जयदीप ने आगे कहा, मैंने खुद उस ग्रुप को डेविलिश ऊर्जा वाले तरीके इस्तेमाल करके उन बंधे हुए लोगों और मेयरफोक पर कोई निशान लगाते देखा और फिर वे उनमें से एक दल को अपने साथ ले गए। और फिर मुझे ठीक से नहीं पता, क्योंकि वे उन बंधे हुए लोगों और समुद्र के नीचे की प्रजातियों को लेकर कोर आइलैंड इलाके की तरफ बढ़ गए। कोर आइलैंड में सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और मुझे पकड़े जाने का डर था, इसलिए मैंने आगे उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। कोर आइलैंड का इलाका? विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे थाउजेंड सी आइलैंड के बारे में थोड़ी बहुत समझ थी। इस ताकत के नाम की वजह यह थी कि यह दक्षिणी ध्रुव के समुद्र में 1000 से ज्यादा द्वीपों पर राज करता था। बाहर से अंदर की तरफ वे 1000 द्वीप, आम द्वीपों, खास द्वीपों और कोर आइलैंड्स में बंटे हुए थे। कोर आइलैंड का इलाका थाउजेंड सी आइलैंड का सबसे खास हिस्सा था और सिर्फ एल्डर या उससे ऊंचे पद के अधिकारी ही वहां जा सकते थे। डेमोनिक कल्टीवेटर्स थाउजेंड सी आइलैंड के सेकंड एल्डर के पीछे पीछे जा रहे थे और लोगों व मेयरफोक के एक ग्रुप को कोर आइलैंड्स में ले जा रहे थे। अगर यह बात सच थी तो थाउजेंड सी आइलैंड पक्का डेमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिला हुआ था और यह मिली भगत बहुत गहरी रही होगी। अपने सामने खड़े जयदीप को देखते हुए उसने पूछा, जब तुम्हें यह सब पता था तो तुमने यह बात बाहर क्यों नहीं फैलाई? मेरी इतनी हिम्मत कहां? जयदीप ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, थाउजेंड सी आइलैंड की ताकत पूरे साउदर्न रीजन में सबसे ऊपर है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो शायद कोई उन्हें सजा न दे पाए, और अगर उन्हें पता चल गया कि यह खबर मैंने फैलाई थी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। विक्रम खामोश रहा। यह बात सच थी। साउदर्न रीजन में साउदर्न ट्रेजर पवेलियन को छोड़कर लगभग कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो थाउजेंड सी आइलैंड का मुकाबला कर सके। और भले ही साउदर्न ट्रेजर पवेलियन को पता चल जाए कि थाउजेंड सी आइलैंड में डेमोनिक कल्टीवेटर्स मौजूद हैं,
वे शायद उनके खिलाफ कोई कदम न उठाएं। आखिरकार इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और तो और खुद विक्रांत, जो साउदर्न ट्रेजर पवेलियन का यंग पवेलियन मास्टर था, एक डेमोनिक कल्टीवेटर था। वे सच में हर जगह फैले हुए हैं। विक्रम ने सांस छोड़ी। मुझे यह बात समझ आ गई, तुम अभी यहीं रुको। इतना कहने के बाद वह इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन के किसी दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट हो गया। विक्रम को पलक झपकते ही अपनी आंखों के सामने से गायब होते देख जयदीप के होठों के किनारे फड़कने लगे। अभी वह सोच ही रहा था कि विक्रम अचानक टेलीपोर्टेशन की तरह उसके सामने कैसे आ गया। अब उसे समझ आ गया था, सच में यहां सीधे टेलीपोर्ट कर पाना। रुको, क्या इस लड़के ने इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन पर अपना कंट्रोल कर लिया है? यह सोचते ही जयदीप का चेहरा डर से कांपने लगा। इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन का 10वां फ्लोर। प्लेटफॉर्म पर खड़े विक्रम ने उन सभी कल्टीवेटर्स को, जो पहले इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन में अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर सीधे अपने सामने वाले बड़े हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया। क्या हो रहा है? यह कौन सी जगह है? तुम कौन हो? कुल 20 कल्टीवेटर्स पहले तो थोड़े हैरान और परेशान दिखे, लेकिन जल्द ही वे होश में आ गए और चौकन्ने हो गए। साथ ही उन्होंने विक्रम को सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े देखा। तुम लोगों ने मेरे इलाके में घुसपैठ की है, विक्रम ने बेपरवाही से कहा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मेरी बात मानो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा इलाका? यह सुनकर सारे कल्टीवेटर्स चकरा गए। यह इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन था और उनके सामने खड़ा यह शख्स। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम मरना चाहते हो, विक्रम ने शांति से कहा। 3। यह इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन है। यह तुम्हारा इलाका कैसे हो सकता है? महंगे कपड़े पहने एक एल्डर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैं फ्लाइंग स्टार हॉल का 2nd एल्डर हूं, जो 1000 सी आइलैंड के झंडे तले आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन। बैंग। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ऊर्जा की एक लहर तेजी से आई और उसका पूरा सिर फट गया। 2। जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, विक्रम अपनी गिनती गिनता रहा। यह देखकर वहां मौजूद सारे कल्टीवेटर्स पीले पड़ गए। अभी जो हमला हुआ वह इतना तेज था कि वे उस महंगे कपड़े वाले एल्डर का सिर फटने से पहले उसे साफ देख भी नहीं पाए। अगर वह हमला उन पर होता तो उनकी हालत भी कुछ खास अलग नहीं होती। 1। हम मानते हैं, हम तुम्हारी बात मानते हैं। मैं भी मानता हूं। विक्रम को गिनती जारी रखते देख 1 दर्जन से ज्यादा कल्टीवेटर्स खुद को रोक नहीं पाए और हड़बड़ाहट में चिल्ला उठे, लेकिन कुछ अभी भी चुप रहे। हु हु हु। जिस पल विक्रम के मुंह से 0 निकला, ये कुछ लोग एक साथ हिले और पीक गोल्डन कोर स्टेज की कई औरा फूट पड़ी। विक्रम ने हल्के से अपना हाथ उठाया और डीप ब्लू विच पावर की एक लहर दौड़ गई। जो कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उन सब के चेहरे बदल गए। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था। पलक झपकते ही वे एक एक करके डीप ब्लू विच पावर में लिपट गए। हम मानते हैं, हम मानते हैं। समंदर के पानी में डूबने जैसी घुटन महसूस होते ही वे हड़बड़ाकर चिल्लाए। अब बहुत देर हो चुकी है, विक्रम ने बेपरवाही से अपना हाथ भींचते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग। एक ही पल में वे कुछ लोग खून की फुहार बनकर पूरे हॉल में बिखर गए। खून की तेज गंध ने बचे हुए कल्टीवेटर्स को कंपा दिया। उनकी आंखों में खौफ भर गया था। क्या उनके सामने खड़ा यह शख्स सच में इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन का मास्टर हो सकता था? विक्रम ने फिर सबसे बाईं तरफ खड़े लाल कपड़े पहने एक साधु की तरफ इशारा किया और कहा, तुमसे शुरू करते हैं, अपने बारे में बताओ। सबसे बाईं तरफ खड़ा लाल कपड़े वाला साधु कांप गया और हड़बड़ाते हुए बोला, मैं ओरिजिन विलो प्रीफेक्चर के स्कारलेट क्लाउड टेंपल का 2nd एबट हूं, फायर मोंक। उसके बगल वाले शख्स ने जल्दी से कहा, मैं साउथ शो प्रीफेक्चर के लेपर्ड स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूं, बलवंत। मैं साउथ स्टार प्रीफेक्चर से हूं। बाकी लोगों ने भी एक एक करके बताना शुरू किया। वे सभी साउदर्न रीजन के 6 प्रीफेक्चर्स की अलग अलग ताकतों के ऊंचे ओहदे वाले लोग थे। विक्रम को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। आखिरकार जो लोग इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म में घुस पाए थे, उनमें से ज्यादातर साउदर्न रीजन की अलग अलग ताकतों से ही थे। वह भी यही चाहता था।
अगर इन गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स की कोई हैसियत ही नहीं होती तो इन्हें भर्ती करने का कोई फायदा नहीं था। स्लैप, स्लैप, स्लैप। बिना कुछ और कहे वह तेजी से चमका और पल भर में वहां मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के सीने पर हार्ट सप्रेशन आर्ट लगा दिया। इससे पहले कि वे दर्जन भर लोग कुछ पूछ पाते, विक्रम ने पहले ही कह दिया, चुपचाप आज्ञा मानते रहना और यह कभी एक्टिवेट नहीं होगा। यह सुनकर फायर मोंक और बाकी सब पीले पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी जान अब उनके सामने खड़े इस शख्स के हाथों में है। यहीं रुको, मैं तुम्हें बाद में बाहर भेज दूंगा। उनके ख्यालों की परवाह किए बिना विक्रम ने यह कहा और वहां से टेलीपोर्ट होकर इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के 6ठे फ्लोर पर पहुंच गया। अपने सामने बेहोश पड़े स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के ग्रेट एल्डर को देखकर उसने बेबसी से कंधे उचकाए। सिर्फ एक शख्स जिसे उसने पहले 10वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट नहीं किया था, वह इसी सेक्ट का ग्रेट एल्डर था। चूंकि उसने उसे बेहोश कर दिया था तो वह बाद में मौका देखकर उसे जगाएगा और बाहर फेंक देगा। टैलेंट प्लांटिंग पूरी हो गई। जैसे ही वह सोच रहा था, अचानक उसके कानों में एक जादुई आवाज गूंजी। विक्रम की आंखें तेज हो गईं और उसने तुरंत खुद को इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के 32वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर लिया। आपके डिसाइपल ध्रुव ने टैलेंट समनिंग प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। आपको लौट आया हुआ टैलेंट समनिंग प्लेटफॉर्म मिल गया है। इससे पहले कि विक्रम कुछ और सोच पाता, जानकारी का एक बहुत बड़ा सैलाब उसके दिमाग में छा गया। समनिंग प्लेटफॉर्म किसी भी जीव के शरीर के किसी हिस्से की बलि दे सकता है। बलि के बाद उसी के बराबर ताकत वाला एक जीव सामने आ जाएगा। अपने दिमाग में जानकारी को पढ़ते हुए विक्रम को कुछ एहसास हुआ और उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। स्वैश! 10 मीटर लंबा और चौड़ा एक प्लेटफॉर्म पल भर में उसके सामने खाली जगह में बन गया। किसी जीव के शरीर का हिस्सा। विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाई, अपने पास मौजूद कई स्टोरेज रिंग्स में से चेक किया और एक पूंछ का टुकड़ा बाहर निकाला। यह पहले वाले देवेश खन्ना के ब्लू सी फ्लड ड्रैगन की पूंछ थी। उसने तुरंत इसे समनिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया। रोर! ड्रैगन की ताकत से भरी एक दहाड़ गूंजी और 10 मीटर लंबा एक ब्लू सी फ्लड ड्रैगन समनिंग प्लेटफॉर्म से बाहर आकर दहाड़ने लगा। यह सच में समन कर सकता है? विक्रम हैरान रह गया। उसने इसकी जानकारी जांचने के लिए इमोर्टल आई आर्ट एक्टिवेट किया। ब्लू सी फ्लड ड्रैगन समन किया गया जीव। रेल्म पीक गोल्डन कोर स्टेज बीस्ट किंग टैलेंट्स वाटर कंट्रोल एंड वेव मैनिपुलेशन कोरोसिव जेट ड्रैकोनिक माइट बीस्ट कंट्रोल बीस्ट किंग टैलेंट अपने रेल्म से नीचे के सी स्पिरिट बीस्ट्स को झुकने पर मजबूर कर सकता है। कमजोरी दिल 3 इंच अंदर है, उसे तोड़ने से यह मर सकता है। समय 30 दिन। इसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही थी जब यह ब्लू सी फ्लड ड्रैगन जिंदा था। फर्क सिर्फ इतना था, यह सिर्फ 30 दिन तक ही टिक सकता है। विक्रम ने भौहें उठाईं। क्या इसे दोबारा समन किया जा सकता है? कुछ सोचने के बाद उसने फ्लड ड्रैगन के मांस का एक और टुकड़ा निकाला और उसे समनिंग प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। रोर! ड्रैगन की ताकत से भरी एक और दहाड़ के साथ एक और ब्लू सी फ्लड ड्रैगन उसकी आंखों के सामने आ गया। विक्रम की आंखें चमक उठीं और उसने इसे जांचने के लिए इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल किया। ब्लू सी फ्लड ड्रैगन समन किया गया जीव। रेल्म पीक गोल्डन कोर स्टेज बीस्ट किंग। समय 3 दिन। ताकत वही थी, फर्क सिर्फ उस समय का था जब तक इसे बनाए रखा जा सकता था। क्या इसका संबंध शरीर के उस हिस्से के साइज से है जिसका इस्तेमाल किया गया? विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाई। फ्लड ड्रैगन के मांस का जो टुकड़ा अभी इस्तेमाल किया वह पहले वाली फ्लड ड्रैगन की पूंछ से बहुत छोटा था। क्या इस समनिंग की ताकत पर कोई बंदिशें हैं? विक्रम ने सोचा और तुरंत पहले वाले हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और शैडो डेमन बीस्ट की लाशें बाहर निकालीं। शैडो डेमन बीस्ट की कनखजूरे जैसी 2 मीटर लंबी लाश को देखते हुए विक्रम ने पूरी चीज समनिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं फेंकी। इसके बजाय उसने उसका 10वां हिस्सा काटा और उसे रख दिया। हेवनली एस्ट्रा फाल्कन के लिए उसने सीधे पूरी लाश ही रख दी। हिस! स्क्रीच! एक फुफकार और एक चील की चीख के साथ परछाइयों में लिपटा एक शैडो डेमन बीस्ट
और गहरे लाल पंखों वाला एक हेवनली एस्ट्रा फाल्कन वहां प्रकट हो गए। उसने तुरंत उन्हें जांचने के लिए इमोर्टल आई आर्ट एक्टिवेट किया। हेवनली एस्ट्रा फाल्कन समन किया गया जीव। रेल्म माइनर अचीवमेंट नेसेंट सोल स्टेज टैलेंट्स डार्क रेड गेल शार्प फेदर्स ईगल आई फ्रीज। समय 365 दिन। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था जैसा उसने सोचा था। समय का सीधा संबंध स्पिरिट बीस्ट के उस हिस्से की मात्रा से था जिसकी बलि दी गई थी। उसके बगल में समन किया गया शैडो डेमन बीस्ट साफ तौर पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की ताकत का था। वह उसकी जानकारी नहीं देख सकता था, लेकिन उसके दिमाग में 3 दिन की उल्टी गिनती दिखने लगी, जो साफ तौर पर वह समय था जब तक शैडो डेमन बीस्ट को बनाए रखा जा सकता था। और जो बात पक्की थी, इस समनिंग प्लेटफॉर्म पर जीव के रेल्म को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। जब तक वह किसी जीव के शरीर का कोई हिस्सा हासिल कर सकता था, वह उतनी ही ताकत वाले एक जीव को समन कर सकता था। क्या कमाल का टैलेंट है! विक्रम का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस टैलेंट के साथ जब तक वह कुछ स्पिरिट बीस्ट्स की लाशें हासिल कर सकता था, वह आसानी से स्पिरिट बीस्ट्स की एक पूरी फौज खड़ी कर सकता था। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद विक्रम अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। स्पिरिट बीस्ट्स की एक फौज बनाना मुमकिन तो था, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए होता। एक पूरी लाश सिर्फ 1 साल तक ही टिक सकती थी, और यह हिसाब एक हेवनली एस्ट्रा फाल्कन की 10 मीटर बड़ी लाश के आधार पर लगाया गया था। छोटे स्पिरिट बीस्ट्स के लिए यह समय और भी कम होता। इस टैलेंट की सबसे बड़ी कमजोरी शायद इसके टिके रहने का समय ही था। फिर भी यह बहुत ही जबरदस्त था। यह थोड़ी बर्बादी है। अपने सामने समन किए गए कई स्पिरिट बीस्ट्स को देखकर विक्रम ने कंधे उचकाए और तुरंत हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स को इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन से बाहर फेंक दिया। चूंकि उन्हें समन किया जा चुका था, तो वह उनका समय यहां बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उन्हें सवारी के लिए इस्तेमाल करना भी एक अच्छा आइडिया होगा। जिस घाटी में इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन मौजूद था, वहां से करीब 10 मील दूर एक जंगल के इलाके में। यंग फोर्ट्रेस मास्टर, क्या हम सच में वहां नहीं जा रहे हैं? स्कारलेट फोर्ट्रेस के कल्टीवेटर्स के एक ग्रुप ने अपने सामने खड़े शौर्य को देखा। वे सब उलझन से भरे हुए थे। जब पहले घाटी में वो नजारा दिखा था, तो वे ज्यादा दूर नहीं थे और तुरंत वहां पहुंच गए थे। हालांकि इस जगह पर पहुंचने के बाद शौर्य ने अचानक उन्हें रोक दिया और आगे जाने से मना कर दिया। यह बहाना बनाकर कि उसे निगरानी करनी है, उसने उनसे एक सुरंग भी खुदवा ली, ये कहते हुए कि अगर कोई खतरा आए तो यह छिपने की जगह होगी। वे लगभग 15 मिनट से निगरानी कर रहे थे और इस दौरान कई लोग उनके ऊपर से उड़कर घाटी की तरफ जा चुके थे। अगर वे अभी नहीं गए तो वहां मौजूद सारे खजाने यकीनन दूसरे लोग लूट ले जाएंगे। थोड़ी देर और रुको, शौर्य ने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में साउदर्न ट्रेजर पवेलियन की बनाई हुई एक दूरबीन थी, जिससे वह दूर से घाटी की तरफ देख रहा था। हालांकि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसके टैलेंट ने उसे बताया था कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उसने जाने का फैसला नहीं किया। आखिरकार खजाने वाली एक ऐसी जगह जहां कोई चमत्कार हुआ हो, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। अगर कोई चांस होता तो वह यकीनन वहां जाकर देखना चाहता था। उसका टैलेंट कभी कभी सिर्फ थोड़े समय के खतरे का ही इशारा देता था, जो कुछ देर बाद किस्मत में बदल सकता था। इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। खतरे के किस्मत में बदलने का इंतजार। स्क्रीच, रोर रोर। तभी आगे घाटी में मौजूद उस बड़े से अंडरग्राउंड छेद से अचानक जानवरों के चीखने की आवाजें फूट पड़ीं। शौर्य ने जल्दी से देखने के लिए दूरबीन उठाई। एक चील, फ्लड ड्रैगन्स, उस हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और 2 ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स को देखकर वह थोड़ा चकरा गया। इस इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म के अंदर स्पिरिट बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने अचानक दूरबीन से हेवनली एस्ट्रा फाल्कन की पीठ पर हाथ बांधे खड़े एक शख्स को देखा। यह एक सफेद कपड़े पहने जवान लड़का था, जो उतना ही हैंडसम लग रहा था और जिसकी ऑरा उतनी ही जादुई लग रही थी जितनी उसकी खुद की। यह लड़का यहां क्या कर रहा है? शौर्य के होंठ फड़के। पास खड़े स्कारलेट फोर्ट्रेस के कल्टीवेटर्स ने भी अपनी दूरबीनों से देखा और उन सबके चेहरे बदल गए। विक्रम,
वह खूंखार आदमी जिसने हिडन इमोर्टल पवेलियन के पवेलियन मास्टर के फैंटम को धूल चटा दी थी, वह नजारा अभी भी उनके दिमाग में एकदम ताजा था। जल्दी छिप जाओ, शौर्य ने तुरंत कहा और सीधा उस सुरंग में गोता लगा दिया जो उन्होंने पहले खोदी थी। स्कारलेट फोर्ट्रेस के कल्टीवेटर्स ने जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और एक एक करके उसके पीछे सुरंग में घुस गए। घाटी के ऊपर हम हेवनली एस्ट्रा फाल्कन पर सवार होकर अंडरग्राउंड ओपनिंग से अभी बाहर ही निकला था कि विक्रम को कुछ एहसास हुआ और वह 10 मील दूर जंगल की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ नहीं था। नाइन्थ एल्डर, ये क्या है? उसी पल आगे से तारा की हैरान आवाज आई। विक्रम हकीकत में वापस लौटा। उसने तारा को देखा जो हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और 2 ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स को हैरानी से घूर रही थी और वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में कुछ अच्छी चीजें मिल गईं, मास्टर। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़कर आया और विक्रम ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। सागर! वह मुस्कुराया और उसने सागर के छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। सागर को उसका सहलाना बहुत अच्छा लगा और वह उसके सीने से रगड़ने लगा। लेकिन रगड़ते हुए उसकी छोटी सी भौहें अचानक तन गईं। उसने तुरंत विक्रम की गोद छोड़ी और वापस तारा की बाहों में उछलकर उससे रगड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे वो एहसास सही लगा, क्योंकि उसकी भौहें तुरंत डीली पड़ गईं। विक्रम! बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए विक्रम ने अपने नीचे हेवनली एस्ट्रा फाल्कन की पीठ और पास ही मौजूद 2 ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स की तरफ इशारा किया, फिर मुस्कान के साथ तारा की तरफ देखा। तारा, कोई एक चुन लो। तारा होश में आई। वह देख सकती थी कि यह हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स वही थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। एक नैसेंट सोल स्टेज स्पिरिट बीस्ट, 2 पीक गोल्डन कोर स्टेज फ्लड ड्रैगन्स और नीचे मौजूद विशाल इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन भी गायब हो चुका था। उसे नहीं पता था कि विक्रम को क्या मिला है, लेकिन पक्का वह कुछ बहुत ही कमाल की चीज होगी। नाइन्थ एल्डर, मैं आपके साथ चलूंगी। सागर को गोद में उठाए तारा हेवनली एस्ट्रा फाल्कन की पीठ पर चढ़ गई। चलो चलें, विक्रम ने हाथ हिलाया। स्क्रीच! रोर! रोर! उनके नीचे हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स ने एक साथ दहाड़ मारी और तेजी से घाटी से बाहर निकल गए। नाइन्थ एल्डर, क्या आप इन्हें आराम नहीं करने देंगे? यह देखकर तारा अपने बगल में मौजूद दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स की तरफ देखे बिना नहीं रह पाई। उसने हेवनली एस्ट्रा फाल्कन को इसलिए चुना था क्योंकि वह बीस्ट्स की एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो फिर दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स खाली क्यों उड़ रहे थे? विक्रम हंसने लगा। तारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे साथ उड़ते हुए काफी रौबदार लग रहे हैं? क्या? तारा ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया, लेकिन दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स को देखकर, जो दोनों तरफ पहरेदारों की तरह उड़ रहे थे, खैर वे सच में बहुत रौबदार लग रहे थे। लेकिन क्या यह जानवरों की ताकत की बर्बादी नहीं थी? लेकिन यह देखकर कि विक्रम को कोई परवाह नहीं थी, उसने कुछ और नहीं कहा। उन तीनों का ग्रुप हेवनली एस्ट्रा फाल्कन पर सवार होकर और दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स के साथ तेजी से घाटी के इलाके से बाहर निकला और जंगल के ऊपर से उड़ने लगा। विक्रम ने खास तौर पर नीचे के इलाके को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बाहर आने के बाद वह बस थोड़ा ज्यादा चौकन्ना हो गया था। जल्द ही हेवनली एस्ट्रा फाल्कन और दोनों ब्लू सी फ्लड ड्रैगन्स जंगल को पार कर गए और दूर क्षितिज की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, जब तक कि वे इतने दूर नहीं हो गए कि सिर्फ काले बिंदु लगने लगे। जंगल के नीचे शौर्य ने आखिरकार सुरंग के मुंह से अपना सिर बाहर निकाला और दूर जाते उन काले बिंदुओं को देखते हुए चैन की सांस ली। विक्रम ने नीचे जो एक नजर डाली थी, उसमें जो तेज एहसास छिपा था, उसने लगभग उसे डराकर मार ही दिया था। खुशकिस्मती से उसने अपनी ऑरा छिपाने के लिए पहले ही एक टूल का इस्तेमाल कर लिया था। उम्मीद है कि मेरी टक्कर इस आदमी से दोबारा नहीं होगी, शौर्य ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे पता था कि उसके टैलेंट ने जिस खतरे को भांपा था, वह कहां से आया था। उसके बगल में मौजूद स्कारलेट फोर्ट्रेस के कल्टीवेटर्स सभी उसे बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। क्या कमाल है!
अगर यंग फोर्ट्रेस मास्टर ने उन्हें आगे जाने से नहीं रोका होता तो उनका विक्रम से टकराना तय था। यह वही बेरहम शख्स था जिसने हिडन इमोर्टल पवेलियन के पवेलियन मास्टर के फैंटम को तबाह कर दिया था। शौर्य को उनकी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आगे घाटी की तरफ स्कैन किया और पाया कि खतरा टल चुका है, लेकिन वहां किस्मत का कोई नामो निशान भी नहीं था। उसे पता था कि वो पक्का विक्रम ले गया होगा। अपनी फूटी किस्मत को मन ही मन कोसने के बाद वह स्कारलेट फोर्ट्रेस के कल्टीवेटर्स को विक्रम की उल्टी दिशा में ले गया। करीब आधे घंटे बाद घाटी के मुहाने के नीचे से अचानक 10 से ज्यादा लोग उड़ते हुए बाहर आए। यह फायर मोंक और 10 से ज्यादा दूसरे कल्टीवेटर्स थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का ग्रेट एल्डर घाटी के मुहाने के नीचे जमीन पर धीरे धीरे होश में आया। यह कौन सी जगह है? चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट का ग्रेट एल्डर उलझन में लग रहा था। मैं यहां कैसे आ गया? उसे साफ याद था कि वह कुछ देर पहले इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में गया था और अब उसने जल्दी से चेक किया और पाया कि उसकी स्टोरेज रिंग और बाकी सामान वहीं था, जिससे उसने राहत की सांस ली। क्या मैं अभी किसी भ्रम में फंसा हुआ था? स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के ग्रेट एल्डर ने कुछ पल के लिए सोचा। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और घाटी से बाहर उड़ गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर उड़ा, बूम! दूर अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी, जिसने पल भर में इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के आधे से ज्यादा आसमान को रोशन कर दिया। एक और चमत्कार! स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के ग्रेट एल्डर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी वह पास गया। विक्रम, जो घाटी के इलाके से पहले ही कुछ दूर उड़ चुका था, दूर से इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। उसके बगल में तारा बोल पड़ी, नाइन्थ एल्डर, हो सकता है कि इमोर्टल हॉल सामने आ गया हो। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। चलो चलकर देखते हैं। वह तुरंत उस दिशा की तरफ उड़ा जहां वह चमत्कार दिखा था। वैसे नाइन्थ एल्डर, पहले जब आप इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन में गए थे, उड़ते हुए तारा को अचानक कुछ याद आया और उसने बात शुरू की और बताने लगी कि सागर के जागने के बाद क्या हुआ था। आपको कोई चोट तो नहीं आई, है ना? यह सुनकर कि तारा पर हमला हुआ था, विक्रम का चेहरा तन गया और उसने जल्दी से उसे स्कैन किया। बस कुछ खरोंचे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फिक्र को महसूस करते हुए तारा को अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। साथ ही अपनी बाहों में सागर को देखते हुए वह थोड़ा हिचकिचाई। लेकिन जहां तक सागर की बात है, फिक्र मत करो, सागर ठीक है। उसकी सोल थोड़ी खास है। विक्रम मुस्कुराया, जबकि उसका दिमाग गहरी सोच में डूब गया। एक्सट्रीम बॉडी प्रैक्टिशनर। तारा ने जिन 3 शब्दों का जिक्र किया था, उन्होंने उसे थोड़ा फिक्रमंद कर दिया था और वह खुद को अपनी एक्सट्रीम बॉडी आर्ट से जोड़ने से नहीं रोक पाया। वे 2 ब्लैक क्लोड यूथ्स कौन थे जिन्होंने तारा पर हमला किया था? उन्होंने उसे उस नाम से क्यों पुकारा? क्या वे जानते थे कि उसने एक्सट्रीम बॉडी आर्ट का कल्टीवेशन किया है? विक्रम की भौहें तन गईं। वैसे नाइन्थ एल्डर, ये उन दोनों की लाशें हैं। मुझे लगा कि ये आपके किसी काम आ सकती हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर इन्हें पहले ही इकट्ठा कर लिया था। इसी वक्त तारा ने एक स्टोरेज रिंग निकाली। विक्रम ने उसे लिया और अंदर दोनों सही सलामत लाशों को देखकर उसकी भौहें ऊपर चढ़ गईं। वह तारा को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सका। यह तो बहुत काम की चीज है, तारा मुस्कुराई। विक्रम ने दोनों ब्लैक क्लोथ्ड यूथ्स के शरीर की तलाशी ली, लेकिन कुछ स्प्रिट स्टोन्स, मेडिसिनल पिल्स और बाकी कीमती चीजों के अलावा उसे सिर्फ 2 टोकन मिले जिन पर बॉडी अक्षर खुदा हुआ था। यह कोई पहचान पत्र होना चाहिए, सोचते हुए उसने पूछा, तारा, क्या साउदर्न रीजन में कोई ऐसी बड़ी ताकत है जिसका नाम बॉडी अक्षर से शुरू होता हो? बॉडी? कुछ पल सोचने के बाद तारा ने सिर हिलाया। नाइन्थ एल्डर, साउदर्न रीजन के 6 प्रीफेक्चर्स की बड़ी ताकतों में ऐसी कोई ताकत नहीं होनी चाहिए जिसका नाम बॉडी से हो। यह सुनकर विक्रम सोचने पर मजबूर हो गया। अगर वे साउदर्न रीजन में नहीं हैं,
तो क्या ये दो ब्लैक क्लोथ यूथ्स किसी दूसरे इलाके से आए हो सकते हैं? लेकिन दूसरे इलाकों के लोग खास तौर पर उसे ढूंढते हुए क्यों आएंगे और उसे एक्सट्रीम बॉडी प्रैक्टिशनर क्यों कहेंगे? सही कहा। विक्रम को कुछ याद आया और वह तुरंत इमोर्टल ट्रेजर पवेलियन के स्पेस में दाखिल हो गया। उसने समनिंग प्लेटफॉर्म को बुलाया और दोनों ब्लैक क्लोथ यूथ्स की लाशों को उस पर रख दिया। बज बज रोशनी की दो चमक के साथ वे दोनों मरे हुए ब्लैक क्लोथ यूथ्स समनिंग प्लेटफॉर्म से ऐसे नीचे उतरे जैसे वे दोबारा जिंदा हो गए हों। विक्रम बहुत खुश लग रहा था। इंसानों को भी समन किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि इनमें कोई दिमाग नहीं है। लेकिन चेक करने के बाद उसने पाया कि दोनों ब्लैक क्लोथ यूथ्स की आंखें एकदम खाली थीं, बिल्कुल दो इंसानी पपेट्स की तरह। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। इनकी जानकारी चेक करना ही सही रहेगा, विक्रम ने सोचते हुए इमोर्टल आई आर्ट एक्टिवेट किया। फिफ्थ सन, समन किया गया जीव, रेल्म, पीक गोल्डन कोर स्टेज फिजिकल बॉडी, स्पिरिट एंशिएंट फिजिक स्टेज 3, कुल 9 स्टेज 3 तक कल्टीवेट किया गया। फिजिकल टैलेंट, एंशिएंट फिजिक क्लान मार्क, स्टेज 3 एंशिएंट फिजिक 3 क्लान मार्क छोड़ सकता है। एक बार इस्तेमाल होने पर फिजिकल बॉडी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। कल्टीवेशन टेक्निक्स और बैटल स्किल्स, एंशिएंट फिजिक आर्ट, स्पिरिट एंशिएंट फोर्स, वास्ट एंशिएंट फिस्ट टेक्निक। कमजोरी, कमजोर सोल पावर, एक समन किया गया जीव बन गया है। यह हिस्सा समन करने वाले की सोल के आधार पर तय होगा। एंशिएंट फिजिक क्लान मार्क टैलेंट के फटने के बाद इसे 3 मिनट तक बनाए रखने से कुछ देर के लिए थकान होगी और बगल का हिस्सा एक कमजोर पॉइंट बन जाएगा। वहां हमला करने से भारी नुकसान हो सकता है। समय 90 दिन। सिक्स्थ चाइल्ड, समन किया गया जीव, रेल्म, पीक गोल्डन कोर स्टेज फिजिकल बॉडी, स्पिरिट एंशिएंट फिजिक स्टेज 3 फिजिकल टैलेंट, एंशिएंट फिजिक क्लान मार्क, स्पिरिट स्निफ, स्पिरिट एंशिएंट फिजिक का एक छिपा हुआ टैलेंट। एक बार जागने पर सूंघने की ताकत हैरान करने वाली हो जाती है, जो अलग अलग महक को पकड़ सकती है और उनका पीछा कर सकती है। समय 90 दिन। स्पिरिट एंशिएंट फिजिक, विक्रम ने भौहें उठाईं। वह पहली बार इस तरह की फिजिकल बॉडी देख रहा था। हालांकि चूंकि उन दोनों के पास यही फिजिकल बॉडी थी, इसका मतलब था कि वे एक ही जगह से आए थे और मुमकिन है कि एक ही खानदान से हों। इमोर्टल डाओ कॉन्टिनेंट में खास फिजिकल बॉडी वाले किसी पावरफुल एक्सपर्ट के बच्चों में अक्सर वही फिजिकल बॉडी जाग जाती है। कुछ ताकतवर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आबादी बढ़ाकर एक बहुत बड़ा खानदान बना लेते हैं। ऐसे खानदान अक्सर अनगिनत सालों के विकास से गुजरे होते हैं और उनके पास जबरदस्त ताकत होती है। विक्रम को अब और भी यकीन हो गया था कि ये दोनों साउदर्न रीजन से नहीं थे, क्योंकि ऐसे खानदान की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि थाउजेंड सी आइलैंड जैसी साउदर्न रीजन की एक दबंग ताकत को भी किनारे हटना पड़ता। अगर ऐसा कोई खानदान साउदर्न रीजन में मौजूद होता तो वह यकीनन सबसे टॉप का दबंग होता। यह सोचकर विक्रम के दिल में एक गंभीरता छा गई। इन दोनों ब्लैक क्लोथ यूथ्स ने उसे एक्सट्रीम बॉडी प्रैक्टिशनर कहा था और तारा को उसकी स्थिति बताने के लिए मजबूर किया था। वे साफ तौर पर उसी के लिए आ रहे थे। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढ लिया, लेकिन स्पिरिट एंशिएंट फिजिक, एक्सट्रीम बॉडी प्रैक्टिशनर, ये सब बॉडी शब्द के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। इसका मतलब था कि दूसरा पक्ष शायद उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। यह सोचकर ही उसके सिर में हल्का सा दर्द होने लगा। ऐसे किसी खानदान के निशाने पर आना कोई अच्छी बात नहीं थी। बुरे से बुरे हालात में मैं बस अपने डिसाइपल्स को लूंगा और भाग जाऊंगा। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और एक हल्की सांस छोड़ी। अभी के लिए कुछ और नहीं तो उसे यकीन था कि उसके पास भागने के काफी सारे तरीके मौजूद हैं। इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के अंदर, एक विशाल घाटी के अंदर, जहां से अभी एक चमत्कार की रोशनी निकल रही थी और जो बैरियर्स से घिरी हुई थी। रोर, गोल्डन ड्रैगन स्पिरिचुअल ऊर्जा से भरी एक स्वॉर्ड लाइट तेजी से आई और उसने कई मीटर लंबे एक विशाल विदर्ड बीस्ट को सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे वह वहीं फट गया। कमाल है, अद्भुत। ध्रुव, कामिंग हेवन स्वॉर्ड पकड़े हुए ध्रुव को देखकर
स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर की अगुवाई में 10 से ज्यादा स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स तालियां बजा रहे थे और किनारे से उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ध्रुव ने अपनी स्वॉर्ड वापस रखी और घाटी की गहराई में देखते हुए कहा, एल्डर्स, चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वह चमत्कार कहां से आ रहा है। ठीक है। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स ने हामी भरी और ध्रुव की तरफ इज्जत और तारीफ की एक हल्की सी नजर डाली। भले ही वह सिर्फ एक डिसाइपल था, ध्रुव, जिसने पहले ही गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था, उसने रास्ते में ऐसी ताकत दिखाई थी जिसने उनका दिल जीत लिया था। अगर ध्रुव न होता तो शायद वे इतनी दूर तक आ ही नहीं पाते। सिर्फ 1 घंटे पहले वे इस घाटी के बाहर ध्रुव से मिले थे। जब स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स विक्रम से अलग हुए थे तो उनका इरादा अलग अलग होकर छानबीन करने का था, लेकिन विदर्ड बीस्ट्स का सामना करने के बाद उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि उनकी ताकत अकेले छानबीन करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। इसी वजह से वे विक्रम से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि वे आपस में संपर्क करने में कामयाब रहे, इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। रास्ते में उनकी मुलाकात सेकंड एल्डर से हुई, जो इमोर्टल सीक्रेट रेल्म में पहले ही आ चुके थे, और इसलिए वे एक साथ आगे बढ़े। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त पहले उन्हें बैरियर्स से घिरी यह घाटी मिली थी। वे बस अंदर जाने और छानबीन करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी मुलाकात ध्रुव से हो गई। ध्रुव अब गोल्डन कोर स्टेज में भी था। हालांकि उसकी ताकत कम हो सकती थी, फिर भी वे उसे अपने साथ ले आए। संख्या ज्यादा होने से ताकत मिलती है, और इसके अलावा वे विक्रम को भी थोड़ी इज्जत दे सकते थे। अंदर आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ताकत की कमी ध्रुव में नहीं थी, बल्कि उनमें थी। इस घाटी के अंदर असल में विदर्ड बीस्ट्स का एक घोंसला था। जैसे ही वे अंदर आए, दर्जनों विदर्ड बीस्ट्स ने उन्हें घेर लिया। कई एल्डर्स तो वहीं मारे जाने वाले थे। वो ध्रुव ही था जो उन्हें बचाने आगे आया, और उस गोल्डन ड्रैगन स्पिरिचुअल ऊर्जा के दम पर उसने दर्जनों विदर्ड बीस्ट्स को एक एक करके मार गिराया। इस जबरदस्त ताकत ने स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स को हैरान कर दिया, लेकिन साथ ही इसने उन्हें हिम्मत भी दी। यह जानते हुए भी कि अंदर विदर्ड बीस्ट्स का घोंसला है, उन्होंने फिर भी गहराई में छानबीन करना जारी रखा। रास्ते में कुछ और विदर्ड बीस्ट्स को मारने के बाद जैसे ही वे घाटी के बीच में पहुंचे, ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन ट्रिगर कर दिया हो। घाटी की गहराइयों से अचानक एक चौंकाने वाला चमत्कार फूट पड़ा। उसी वक्त उनके चारों तरफ कई विदर्ड बीस्ट्स प्रकट हो गए। अब चूंकि वे विदर्ड बीस्ट से निपट चुके थे, तो वे तुरंत उस चमत्कार की जगह की तरफ दौड़ पड़े। यह तो। जब वे घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे और सामने का नजारा देखा, तो ध्रुव और स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सारे एल्डर्स हैरानी से फटी आंखों वाले चेहरे लिए खड़े थे। वहां घाटी के आखिरी छोर पर एक शानदार सुनहरे रंग का महल खड़ा था, जिससे एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जिसने इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के एक बड़े हिस्से को जगमगा दिया था। इमोर्टल हॉल, यह इमोर्टल हॉल है, स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर ने जोश से चिल्लाते हुए कहा। इमोर्टल हॉल खजाने वाली 3 महान जगहों में से एक। बाकी एल्डर्स यह सुनकर झूम उठे। हालांकि इमोर्टल सीक्रेट रेल्म में यह उनका पहला आना था, लेकिन उन सब ने इसके बारे में जानने की खास कोशिश की थी और खजाने वाली उन 3 महान जगहों के वजूद के बारे में जानते थे। इमोर्टल हॉल क्या है? सिर्फ ध्रुव ही थोड़ा उलझन में था। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर ने समझाया, इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के अंदर खजाने वाली 3 जगहें हैं। हर बार जब सीक्रेट रेल्म खुलता है तो इन 3 जगहों से खजाने सामने आते हैं। यह इमोर्टल हॉल उन्हीं में से एक है। ध्रुव ने एक भौं उठाई। अभी इसे खोजने वाले हम सबसे पहले लोग होने चाहिए। अंदर। स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर ने जोश भरे लहजे में कहा। होश, होश। लेकिन उसकी बात बीच में ही कट गई जब हवा को चीरते हुए 2 आवाजें आईं। उनके बगल से 2 लोग तेजी से आगे निकल गए। 12th एल्डर, 13th एल्डर, आप लोग क्या कर रहे हैं? स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर ने चिल्लाकर पूछा।
लेकिन स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के वो दो एल्डर्स जो आगे बढ़ गए थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखों में एक दीवानगी की आग जल रही थी जब वे इमॉर्टल हॉल के दरवाजे की तरफ दौड़े। भले ही वे एक ही सेक्ट के एल्डर्स थे, लेकिन खजाना तो पहले उसी को मिलेगा जो पहले पहुंचेगा। ये दो मतलबी कमीने! ये देखकर स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। हुश हुश हुश! फिर भी उसके बगल में मौजूद स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के कई दूसरे एल्डर्स भी खुद को रोक नहीं पाए और वे भी आगे दौड़ पड़े। कमीनों, तुम लोग क्या कर रहे हो? स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट का सेकंड एल्डर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के उन कई एल्डर्स ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। खजाने वाली एक जगह बिल्कुल उनके सामने थी, तो भला वे खुद को कैसे रोक सकते थे? जो कुछ बचे थे, जिनमें स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट का सेवंथ एल्डर भी शामिल था, उन सबके चेहरों पर एक भद्दापन था। जब पहले उनका सामना विदर्ड बीस्ट से हुआ था, तो ये एल्डर्स बिल्कुल जोश में नहीं थे, और अब जब खजाने वाली जगह मिल गई है, तो ये सब इतनी बेसब्री से आगे दौड़ रहे हैं। ध्रुव की भौहें भी यह नजारा देखकर सिकुड़ गईं, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से आगे की तरफ चिल्लाया, एल्डर्स, जल्दी वापस आ जाओ! लेकिन जो एल्डर्स पहले ही आगे दौड़ चुके थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्रुव, कोई फायदा नहीं है, वे वापस नहीं आएंगे। उसके बगल में खड़े स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर ने अपना सिर हिलाया और माफी मांगने वाली नजरों से ध्रुव को देखा। उनकी नजर में उन्हें यहां तक पहुंचाने का 99% श्रेय ध्रुव को जाता था। अब जब उन्हें इमॉर्टल हॉल मिल गया था, तो ध्रुव को सबसे पहले अंदर जाकर छानबीन करनी चाहिए थी। फिर भी ये एल्डर्स सच में... ध्रुव के पास और बातें करने का समय नहीं था और वह हड़बड़ाकर चिल्लाया, विदर्ड बीस्ट से सावधान, बज़्ज़! लगभग उसी पल जब उसकी आवाज शांत हुई, घाटी के गहरे हिस्से में चारों तरफ की ढलानों और जमीन में दरारें पड़ने लगीं, जिसके साथ एक भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। एक के बाद एक 2 मीटर से ज्यादा लंबे विदर्ड बीस्ट्स, जिनका आकार बड़ी ततैया वास्प जैसा था, तेजी से हर दिशा से उड़कर बाहर आने लगे। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के वो एल्डर्स जो आगे दौड़े थे, वे अब ठीक इन वास्प विदर्ड बीस्ट्स के बीचों बीच घिर चुके थे। ये अच्छा नहीं है। ये देखकर उन सबके चेहरे एक साथ बदल गए। वे पीछे हटने के लिए मुड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई वास्प विदर्ड बीस्ट्स ने अपनी पूंछ घुमाई और उनके डंक एक साथ एल्डर्स की तरफ चुभने के लिए बढ़े। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स के चेहरे खौफ से एकदम सफेद पड़ गए जब उन्होंने एक साथ हमला किया, लेकिन इन वास्प विदर्ड बीस्ट्स के सामने उनकी हमले की ताकत कागज जैसी थी, जो छूते ही चकनाचूर हो गई। नहीं! स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के 2 एल्डर्स के बचाव वहीं टूट गए। एक ही समय में कई डंक उनके आर पार हो गए। उनका मांस और खून आंखों के सामने ही सूखने लगा और वे 2 सूखी हुई लाशों में बदल गए, जो पलक झपकते ही गिर पड़ीं। उनकी जान जा चुकी थी। ये वही 12th एल्डर और 13th एल्डर थे जो सबसे पहले दौड़े थे। वे सबसे ज्यादा अंदर तक चले गए थे और सबसे ज्यादा वास्प विदर्ड बीस्ट्स से घिरे हुए थे। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के बाकी एल्डर्स का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। इस वक्त उनमें से हर एक कई वास्प विदर्ड बीस्ट्स से घिरा हुआ था। आह! जल्द ही एक और एल्डर को वास्प विदर्ड बीस्ट के डंक ने बेध दिया। उसका मांस सूख गया और वह तेजी से एक सूखी लाश में बदल गया। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और 7th एल्डर यह सब देख रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। गोल्डन ड्रैगन रोरिंग स्लैश! ध्रुव की आंखों की पुतलियां गोल्डन ड्रैगन प्यूपिल्स में बदल गईं। उसके हाथ में मौजूद कामिंग हेवन स्वॉर्ड के चारों तरफ एक गोल्डन ड्रैगन का फैंटम लिपट गया और उसने स्वॉर्ड ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जो एक गोल्डन ड्रैगन के रूप में चक्कर काटते हुए सीधे आगे बढ़ी। बूम बूम बूम! वह जहां से भी गुजरी, वास्प विदर्ड बीस्ट्स वहीं फटकर बिखर गए। बूम! तभी पूरी घाटी अचानक कांप उठी। जमीन से एक बहुत बड़ा डंक बाहर निकला और सीधा ध्रुव की गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड ऊर्जा की लहर में जा घुसा। बूम! स्वॉर्ड ऊर्जा की वो लहर वहीं चकनाचूर हो गई। हे! उसी पल एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी।
20 मीटर से ज्यादा लंबा एक विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट बाहर आया, जिसके पूरे शरीर से एक डरावनी ऑरा निकल रही थी। पास ही खड़ा स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट का एक एल्डर, जो वास्प विदर्ड बीस्ट्स को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दी से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन थट, वह बहुत बड़ा डंक पहले ही उसकी तरफ घूम चुका था और सीधा उसके पूरे शरीर के आर पार हो गया। 11th एल्डर! स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और 7th एल्डर के चेहरे राख जैसे हो गए जब उन्होंने उस खौफनाक विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट को बाहर आते देखा। एक नैसेंट सोल स्टेज विदर्ड बीस्ट! ध्रुव का चेहरा भी गंभीर हो गया, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। रोर! उसके शरीर से एक गोल्डन ड्रैगन फैंटम दहाड़ता हुआ बाहर निकला। कामिंग हेवन स्वॉर्ड को कसकर पकड़े हुए उसका पूरा शरीर बिजली की एक चमक में बदल गया और वह खुद आगे बढ़कर उस नैसेंट सोल स्टेज वास्प विदर्ड बीस्ट की तरफ टूट पड़ा। ध्रुव! स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और 7th एल्डर के चेहरे बुरी तरह बदल गए। बूम! लेकिन अगले ही सेकंड जो नजारा उनकी आंखों के सामने आया, उसने उनके जबड़े जमीन पर गिरा दिए। उन्होंने देखा कि ध्रुव की स्वॉर्ड उस नैसेंट सोल स्टेज वास्प विदर्ड बीस्ट के शरीर पर बहुत जोर से टकराई। स्वॉर्ड ऊर्जा की वो लहर जो गोल्डन ड्रैगन फैंटम का रूप ले चुकी थी। उसने सच में उस नैसेंट सोल स्टेज वास्प विदर्ड बीस्ट को 100 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ा दिया और उसे घाटी के एक तरफ की ढलान पर जोर से पटक दिया। बैंग! पूरी घाटी हिल गई। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और 7th एल्डर सदमे में डूब गए। यह एक नाइसेंट सोल स्टेज विदर्ड बीस्ट था और ध्रुव ने उसे स्वॉर्ड के एक ही वार से उड़ा दिया। ग्राह! इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, ढलान पर पटका गया। वह विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट गुस्से से दहाड़ा और दोबारा उड़ान भर ली। उसके शरीर से विदर्ड एनर्जी का एक खौफनाक सैलाब फूट पड़ा। गोल्डन ड्रैगन रोरिंग स्लैश! ध्रुव पीछे नहीं हटा। उसकी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिचुअल ऊर्जा एक बार फिर भड़क उठी और गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड ऊर्जा की एक और लहर बनकर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। बूम! लेकिन लगातार हमलों के बाद गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड ऊर्जा की यह लहर पहले जितनी ताकतवर नहीं थी। वास्प विदर्ड बीस्ट के डंक ने, जो विदर्ड एनर्जी से चार्ज था, इसे सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। थर्ड, उस टक्कर से पैदा हुई खौफनाक ताकत ने सीधे ध्रुव के मुंह से खून की उल्टी करवा दी। उसका पूरा शरीर एक चट्टान की दीवार से टकराकर उसमें जा धंसा। उसी वक्त उस विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट ने अपना डंक उठाया और धनुष से छूटे तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ गया। ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। आधा शरीर चट्टान की दीवार में धंसा होने की वजह से वह तुरंत बाहर नहीं निकल सकता था। ध्रुव! स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के सेकंड एल्डर और 7th एल्डर के चेहरे बुरी तरह बदल गए, लेकिन आगे बढ़ने में बहुत देर हो चुकी थी और वे उसे रोक नहीं सकते थे। बज्ज! ठीक उसी पल ध्रुव के शरीर के अंदर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट का डंक सीधे उस रोशनी से टकराकर रुक गया। सब हैरान रह गए। ध्रुव ने जल्दी से रिएक्शन दिया। अपने कपड़ों के अंदर चमक रहे उस प्रोटेक्टिव तावीज को देखकर उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। मास्टर! उसके डेंटियन में मौजूद गोल्डन कोर से ताकत का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वह चट्टान की दीवार से आजाद हो गया। उसकी गोल्डन ड्रैगन प्यूपिल्स रोशनी से चमक रही थीं जब उसने कामिंग हेवन स्वॉर्ड को पकड़ा। मैं तुम्हें काट डालूंगा! एक जोरदार आवाज के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड से सीधे उस वास्प विदर्ड बीस्ट पर वार किया, जिसे प्रोटेक्टिव तावीज की रोशनी ने जकड़ रखा था। क्रैक! उस विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट की पूंछ स्वॉर्ड के एक ही वार से साफ कटकर अलग हो गई। गोल्डन ड्रैगन! ध्रुव ने तुरंत कामिंग हेवन स्वॉर्ड को ऊंचा उठाया। वह बस उस विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट को जानलेवा वार देने ही वाला था। 100 फोल्ड विंड गेल आर्ट विंड ब्लेड फ्रेंजी! ठीक उसी वक्त एक तरफ से हवा को चीरते हुए अचानक दर्जनों तेज विंड ब्लेड्स उड़कर आए। ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए और वह हड़बड़ाकर एक तरफ कूद गया। बूम! 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 वो दर्जनों विंड ब्लेड्स नीचे गिरे और पल भर में उस विशाल वास्प विदर्ड बीस्ट को कुचलकर विदर्ड एनर्जी के टुकड़ों में बिखेर दिया।